I trust the timing of the universe. It is listening to your thoughts and has a plan. Today is 4th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के yesterday questions के आंसर्स हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हेडक्वार्टर्ड है सिंगापुर में। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में। पाला किंग धर्मपाल ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी एस्टैब्लिश किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। मृगवानी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। पार्ट 20 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करता है अबाउट अमेंडमेंट्स। सो आज के सवाल हैं, हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया? पोर्तुगीज गवर्नर। To reform the recruitment of Indian civil services, the Macaulay Committee was formed in which year? Which Upanishad is the source of the phrase Satyameva Jayate? Which party was formed by Subhash Chandra Bose after leaving Congress Party in 1939? Which Governor General introduced the permanent land revenue system in India? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है ह्यूब्रिस्टिक। इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, एक्सेसिवली प्राउड और सेल्फ कॉन्फिडेंट। सबर्ब ज्योग्राफी में ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबर्ब मींस आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ सिटी, एस्पेशली अ रेसिडेंशियल वन। जैसे पहले दिल्ली था, फिर दिल्ली का सबर्ब हुआ से नोएडा, गुड़गांव, लाइक दैट। प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है प्रधानता, द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इंपॉर्टेंस, प्रीडोमिनेंस। फ्लैबरगास्ट का मीन्स होता है हैरत में डालना, लाइक सरप्राइज्ड, ग्रेटली, एस्टोनिश्ड। कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है मनगढ़ंत, एग्जिस्टिंग ओनली इन द इमेजिनेशन। सो दीज आर vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज 4th ऑफ अप्रैल है और ये 2 सवाल हैं आज के लिए। प्रिपेयर करना है एक नोट ऑन द नेचुरल डिजास्टर जिसका नाम है हीट वेव। हीट वेव बढ़ रहा है नॉर्दर्न इंडिया में, हीट वेव। हमें इसके बिहाइंड ज्योग्राफी डिस्कस करना है और कुछ इमीडिएट और लॉन्ग टर्म मेजर्स बताने हैं टू मिटिगेट इट्स डिजास्टरस इम्पैक्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है, हमें एक नोट तैयार करना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर में बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सी आई वॉज लुकिंग एट लक्ष्मीकांत। इसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लिया है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स, प्रियम्बल, यूटी, सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स। एक ये जो चीज़ है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 1 में रिमेनिंग था। इसको कंप्लीट करते ही ये पार्ट 1 के 11 चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अपन वो सारे टॉपिक्स देखते हैं, जैसे 78, 79 जो टॉपिक्स हैं इसमें, उसमें कौन से रिमेनिंग है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिमेनिंग है हम इस मंथ में सारे कंप्लीट कर लेंगे एंड इन दिस वे 3 to 4 months ऑफ टाइम में हमारी ये पूरी लक्ष्मीकांत बुक कवर हो गई है। ओके, सो बाय द एंड ऑफ अप्रैल पॉलिटी लक्ष्मीकांत अच्छे से ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। सो नाउ लेट अस कम बैक टू न्यूज़पेपर मंडे अप्रैल 4th। फर्स्ट न्यूज है, दिस इज अबाउट नो ट्रस्ट वोट डिसमिस्ड, इमरान खान गेट्स पाकिस्तान पार्लियामेंट डिसॉल्व। तो ये पाकिस्तान पॉलिटिक्स है, अपोजिशन टर्न्स टू टॉप कोर्ट। यहाँ स्टेबिलिटी होती नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान को कभी भी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नहीं बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नहीं है। 75 ईयर का हिस्ट्री हो गया है पाकिस्तान का और आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ है जिसने 5 इयर्स का अपना टर्म कंप्लीट किया हो या फिर स्मूथ ट्रांजिशन हुआ हो पावर का। इस टाइप की एनार्की और एंट्रोपी अगर कंटिन्यू होगी, सो दिस इज ऑल्सो अगेन पॉसिबल कि यहाँ पे फिर से मिलिट्री रूल आ जाएगा। सो दिस इज ट्रबल। ऑल मिनिस्टर्स क्विट इन श्रीलंका, दिस इज अनदर ट्रबल। श्रीलंका में हो रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस, यहाँ की जो पूरी कैबिनेट है उसने रिजाइन कर दिया है। ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स इन श्रीलंका रिजाइन। रेजिंग प्रोटेस्ट हो रहा है बाय सिटीजन आस्किंग द राजपक्षा एडमिनिस्ट्रेशन टू क्विट। ये राजपक्षा ब्रदर्स हैं, ये अभी यहाँ पे रूल है। प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब राजपक्षा ब्रदर्स हैं यहाँ पे। सो यहाँ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ, डिफिकल्ट क्राइसिस सिचुएशन है। तो ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन है राइट नाउ श्रीलंका की। WHO pauses Covaxin supply via UN bodies. Bharat Biotech to upgrade facility.
भारत बायोटेक की वैक्सीनेशन है कोवैक्सिन। कोवैक्सिन को इमरजेंसी यूजेज अप्रूवल मिला था बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब डब्ल्यूएचओ ने एक विजिट किया, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इंस्पेक्शन किया मार्च 14 टू 22 में, और ये फाइंडिंग था कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डेफिशिएंट है भारत बायोटेक की कोवैक्सिन मैन्युफैक्चरिंग में। इस बिहाफ में डब्ल्यूएचओ ने सस्पेंड कर दिया है सप्लाई ऑफ कोवैक्सिन भारत बायोटेक कोविड-19 वैक्सीनेशन थ्रू यूएन एजेंसीज। एक कोवैक्स अलायंस है। इस अलायंस में डिफरेंट मैन्युफैक्चरर कंट्रीज वैक्सीनेशन कंट्रीब्यूशन देते हैं, और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, से अफ्रीका की हुई, एशियन कंट्रीज हुई, वहां इस कोवैक्स अलायंस के थ्रू वैक्सीनेशन का सप्लाई होता है फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो उस सप्लाई में भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीनेशन की सप्लाई को अभी सस्पेंड किया गया है। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। इस अपडेट पे भी काफी सवाल उठते हैं, लाइक डब्ल्यूएचओ के अप्रूवल का, कोवैक्सिन के अप्रूवल में भी बहुत ज्यादा डिले हुआ इमरजेंसी यूजेज अप्रूवल में। एट टाइम्स यहाँ ये भी चार्जेस लगे डब्ल्यूएचओ में कि डब्ल्यूएचओ फेवरेटिज्म तो नहीं कर रहा है, जो ह्यूज मैन्युफैक्चरर हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, वो कार्टेलाइजेशन तो नहीं कर रहे हैं। इस बात पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस उठे थे। सो फिलहाल के लिए डब्ल्यूएचओ पॉजेस कोवैक्सिन सप्लाई वाया यूएन बॉडीज। गुड्स, वस्तु एक्सपोर्ट्स अप 43%, ये कहा गोयल साहब ने, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। सो गुड्स एक्सपोर्ट 43.2% इंक्रीज हुआ है, $418 बिलियन का। दिस इज एक्सीलेंट, इतना हमारा गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है, विच इज रियली गुड। सो ये जो गुड्स है ये 2019-20 प्री पैंडेमिक लेवल को क्रॉस कर रहा है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। गुड्स का एक्सपोर्ट अच्छा माना जाता है बिकॉज गुड्स के एक्सपोर्ट में हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग लेड जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स में इंडिया ने फोकस किया ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर पे, जबकि जो गुड्स सेक्टर था और से एग्रीकल्चर था वो इतना फोकस नहीं गेन कर पाया। सो सर्विसेज सेक्टर को ज़्यादा ट्रैक्शन मिला। 1991 ऑनवर्ड्स सर्विस सेक्टर का ह्यूज अप हुआ, बट गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन जैसी चीजें दिखी। सो दैट इज व्हाई इट इज रियली गुड न्यूज कि गुड्स एक्सपोर्ट अप बाय 43%। ये जो न्यूज है ये इन टोटलिटी में देखना है सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के अंदर। सी इकोनॉमी में वोकैबुलरी ज्यादा है नहीं, जीएस रिवीजन क्लास में मैं वो पूरा कवर करा दूंगा अभी अप्रैल में। इसके बाद इकोनॉमी इज मोर अबाउट करंट अफेयर्स। सो अप्रैल में भी आप सबको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, फिक्स्ड सिलेबस होता है। इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, कोर सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट आपने अच्छे से कवर कर लिए, आपके 50% मार्क्स तो आ ही जाएंगे, और कट ऑफ भी अराउंड 50% होता है। सो प्रायोरिटी में कोर सब्जेक्ट पे आप फोकस करो, से इकोनॉमिक्स। इसके बाद जब सिक्योर हो गया देन मूव टू फैंसी थिंग्स, बट सबसे पहले जो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उधर हमें फोकस रखना चाहिए, ये करेक्ट हो जाए। इजी मॉडरेट करेक्ट होते ही हमारा 50% कट ऑफ क्लियर हो जाता है। हम मिस्टेक करते हैं, स्पेशली न्यूबीज मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्टली डिफिकल्ट की तरफ भागते हैं। कोई गारंटी नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन सेलेक्ट होने का भी, डिफिकल्ट बनने का भी। इवन इफ यू पुट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम, लो यील्ड है यहाँ पे। फोकस ऑन इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। जो नेक्स्ट है वो है रिवैम्प ऑफ एशियाज बिगेस्ट टेक्सटाइल मार्केट ऑन द कार्ड्स, विच इज अ गुड न्यूज। प्लान अब कैसे होगा इस बात पे एंशियस है, हरक्यूलियन टास्क है। इस इडियम का क्या मतलब होता है? हरक्यूलियन टास्क है, दिस इज हरक्यूलियन टास्क। फाइटिंग फॉर राइट्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। अब इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ताकि उनके प्रॉपर रूल्स हो, गाइडलाइंस हो, सेफ्टी हो, उनका पीपीएफ, पेंशन फंड, ईपीएफ, ये सारी रेगुलेटरी रिजीम के अंदर वो आए वर्क, इनफॉर्मल सेक्टर। अदरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत हो जाता है वर्कर्स का। नो रिलीफ फॉर डेलाइट फ्रॉम हीट वेव इन द कमिंग वीक। इंडिया ने रिकॉर्ड किया वार्मेस्ट मार्च इन 122 ईयर। तो ये मिराज है। मिराज भी क्या होता है? मिराज होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंशियल हीटिंग हो रहा है एटमॉस्फेरिक लेयर्स का। यहाँ पर ग्राउंड ज्यादा हीट अप हो रहा है।
Mirage appears at Rajpath as Mercury rose in the capital on Sunday. So this is because of excessive heating. Excessive heating. See, this is heat wave. Heat wave. Heat wave क्या होता है? हीट वेव होता है सडनली बहुत ज्यादा, बिकॉज सन का मूवमेंट अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ हो रहा है और ये लैंड मास है. स्पेसिफिक हीट हम देखते हैं, लैंड मास इजीली गर्म हो जाता है, वाटर इजीली गर्म नहीं होता है. तो डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है अभी. लैंड मास जो होगा वो इजीली टेम्परेचर राइज हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर अभी इतना राइज नहीं हो रहा है. तो यहाँ बहुत ज्यादा हीटअप हो रहा है दिस लैंड मास. सो नो रिलीफ फॉर डेलाइट हीट वेव में. आईपीसीसी की रिपोर्ट ने भी बताया था फ्रीक्वेंट है इंटेंस हीट वेव इन एशिया इंक्लूडिंग इंडिया. इस बार समर्स बहुत हार्श होने वाली है. ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा वल्नरेबल कम्युनिटी को और इससे मोर्टेलिटी भी इंक्रीज होगी. क्राइटेरिया क्या होता है हीट वेव का? आईएमडी के अकॉर्डिंग, एनडीएमए के अकॉर्डिंग हीट वेव डिजास्टर तब डिक्लेयर होता है व्हेन heat wave need not be considered till maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees centigrade for plain and 30 degrees centigrade for hilly region. टेम्परेचर कम से भी कम 40 डिग्री प्लेन में और 30 डिग्री हिली एरिया में, तब हम कंसिडर कर सकते हैं उसको हीट वेव, नॉट बिफोर दैट. हीट वेव जो होता है इसमें 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है. नॉर्मल टेम्परेचर अभी 40 होना था बट अभी टेम्परेचर जा रहा है 45-46. सो दिस इज हीट वेव. सीवियर हीट वेव देयर हैज टू बी अ 7 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल. एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर है इररेस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल एटसेट्रा, तो उसको भी हम हीट वेव बोलेंगे. सो हीट वेव है, इसको लू भी बोलते हैं. लू जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर, लू. सो दिस इज हीट वेव. हीट वेव का ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो ट्रीटमेंट है हाइड्रेटेड रहना चाहिए. कवर योर फेस, कवर योर बॉडी, हाइड्रेटेड रहो. व्हाइट क्लोथ्स बेटर होते हैं हीट में. क्यों? आंसर, व्हाइट क्लोथ्स या फिर लाइट कलर क्लोथ्स पहनने को क्यों प्रेफर किया जाता है समर सीजन में? आंसर, इसका रीजन क्या है? सो दिस इज दैट. इसके अलावा ये आंसर भी तैयार करना है हमें. नेचुरल डिजास्टर हीट वेव क्या होता है? एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी क्या है इसके बिहाइंड? इमीडिएट और लॉन्ग टर्म मेजर्स आप क्या लोगे? सपोज यू आर अ डीएम, राज्य में जिले में बहुत ज्यादा यहाँ पे हीट वेव के कंडीशन आ रहा है, सन स्ट्रोक हो रहा है, आप क्या क्या डिसीजंस लोगे? इमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों बताइए. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. अब जो नेक्स्ट है, दिस इज पेज नंबर 3. आइकॉनिक कोलकाता ट्राम बिगिंस इट्स ट्रंडल टुवर्ड्स सनसेट. तो ये एक हिस्ट्री था, पार्ट ऑफ कोलकाता. ये ऐसी होती है ट्राम. ट्राम्स के नाम से दिस कोलकाता को जाना जाता है. मैं एक बार यहाँ पे गया था. दिस लुक्स रियली अमेजिंग. द ट्राम सिस्टम इन सिटी ऑफ कोलकाता जो है, ये कैलकाटा ट्रामवे कंपनी डिसॉल्व हो रही है. स्टार्टेड 1902 में हुआ था और ये सेकेंड ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक ट्रामवे इन इंडिया है. सो दिस इज कोलकाता ट्राम. पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एजुकेशन प्लस में जो आज बात है वो अगेन सेम चीज है. मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए. प्रिपरेशन में भी मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, रेंज होनी चाहिए और एक सफिशिएंट डेप्थ होनी चाहिए. इस एग्जाम का रिक्वायरमेंट है. वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स में आपको सफिशिएंट डेप्थ होना चाहिए. रेंज इज इंपॉर्टेंट, सो इज अप टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ डेप्थ. मल्टी डिसिप्लिनरी, पॉली मैथ का जमाना है. मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, सो दिस इज देयर. मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस. देन फॉर अ फुल रिपील, कल हमने आफ्सपा के बारे में देखा था. कुछ जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का वो आफ्सपा से काफी कम हो गया है एरिया जो आफ्सपा के अंदर था, विच इज अ गुड थिंग. तो रिलैक्सेशन ऑफ आफ्सपा इज वेलकम बट डिमांड फॉर फुल रिपील शुड बी कंसिडर्ड. एक्चुअली आफ्सपा एक ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जाता है. मिसयूजेज भी बहुत होते हैं और इसी के कारण पब्लिक में एंगर होता है, एंग्विश होता है. गवर्नमेंट पॉलिसीज अक्सर आफ्सपा को फॉर सिक्योरिटी रीजंस कंटिन्यू करने का जस्टिफिकेशन देती है, बट पब्लिक डिमांड आता है कि आफ्सपा के कारण पब्लिक रिसेंटमेंट है, आफ्सपा के ऊपर भी रिपील या फिर वापस रिव्यू होना जरूरी है. 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्म फोर्सेस कुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सेसिव कमिटेड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज इवन इन डिस्टर्ब्ड एरिया. सी एज अ फोर्स ड्यूटी डिस्चार्ज करना है, बट ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त भी जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है, वो साइडलाइन नहीं होने चाहिए. तो ये जरूरी है. सो दैट इज वाई अगर इसका ग्रॉस वायलेशन हो रहा है
उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। तो कंडीशंस जो हैं उसको इवैल्यूएट करें। अब जो क्वेश्चन है क्या ये एक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे फिर से डिस्कशन है। लेट अस सी। बेसिक्स हमें पता होना चाहिए आफ्सपा के, जो हमने पहले देख लिया है। अभी इस पे फाइनल हम फुल फ्रंट ऐसा व्यू पॉइंट भी नहीं बनाएंगे कि आफ्सपा इज आउटराइटली रॉन्ग, इसको रिजेक्ट कर दें। आफ्सपा की भी एट टाइम्स टेक्निकल और प्रैक्टिकल जरूरत होती है आर्म फोर्सेस को स्पेशली डिस्टर्ब्ड एरिया में वर्क करने के लिए। बट द पॉइंट इज, ये जो प्रैक्टिकलिटी का रिक्वायरमेंट है, ये जस्टिफिकेशन नहीं बनना चाहिए अगर कोई रॉन्ग डूइंग हो रहा है अंडर द गार्ब ऑफ दिस आफ्सपा। इसीलिए यहाँ पर इम्यूनिटी, ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। लिफ्ट स्पेंडिंग, खर्चा ज्यादा करो। सेंटर मस्ट क्रैंक अप कैपिटल स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करो, रेवेन्यू नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करो, क्रैंक अप करो, सो दैट इकोनॉमी वापस ऑन ट्रैक आ पाए, रिवाइवल हो पाए। थोड़ा पेसिमिस्टिक है ये आर्टिकल की इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत अच्छी है नहीं, विच इज अगेन अ ट्रूथ। 8 कोर सेक्टर का नंबर्स अच्छा आया है, बट रीड इन बिटवीन द लाइन देखेंगे ना तो ये इतना भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो 4 मंथ्स में 8 कोर सेक्टर का इतना हुआ है। द रीजन इज लो बेस इफेक्ट था। पहले बहुत कम नंबर आए, 50 मार्क्स आए, नेक्स्ट टाइम 60 मार्क्स आ गए, तो लगेगा इंक्रीज हुआ है, बट 60 मार्क्स आर ऑल्सो नॉट गुड। सो सेम इज विद दिस कोर सेक्टर नंबर। 5.8% से ग्रो हुआ, विच इज अ गुड थिंग, बट बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट ईयर ऑन ईयर लास्ट टाइम कम था। प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दूसरे सेक्टर्स में देखें, इलेक्ट्रिसिटी देखें, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ा है, वेट 20% हुआ है, वो डिक्लाइन हुआ है 3.3% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ। स्टील एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, जितना स्टील कंजम्पशन हो रहा है इकोनॉमी उतना ही ग्रो कर रही है। तो स्टील एक हैवी वेट इंडेक्स है, वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का इंडिकेशन बताता है। तो इसमें डिप हुआ है 5.2% फ्रॉम जनवरी 2022, नॉट अ गुड साइन। लार्जेस्ट कंपोनेंट 28% रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कैटेगरी का है, और रिफाइनरी में भी क्या हुआ है, एक्चुअली क्रूड ऑयल का प्राइसेस जंप हुआ है। सो दिस इज द रोड टू अ फुल रिकवरी लुक्स लॉन्ग एंड बम्पी। लेटेस्ट प्रोडक्शन लेवल्स आर स्टिल बिलो एंड बेयरली अबव द सीन प्री पैंडेमिक। तो नंबर्स उतने भी अच्छे नहीं है, इकोनॉमी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। इन्फ्लेशन 6% जो आरबीआई का मैंडेट है 4+-2 की अपर ब्रीच को क्रॉस कर रहा है, अपर लिमिट को ब्रीच कर रहा है, नॉट गुड। कंज्यूमर डिमांड आ नहीं रही है। डिमांड अगर म्यूटेड है एंड इंडिया इज कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड लीड होती है, तो वो नहीं होगा तो इकोनॉमी इज अगेन नॉट इन गुड शेप। डोमिनो इफेक्ट आता है इससे, एक सेक्टर की प्रॉब्लम दूसरे सेक्टर में शिफ्ट होने लग जाती है। आरबीआई की पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, हैज इट्स वर्क कट आउट, मतलब बहुत काम है इसके लिए, हैज इट्स वर्क कट आउट इन अ मीटिंग लेटर दिस वीक। पैनल डिसाइड करेगा बेंचमार्क रेट क्या बनाना है, इंटरेस्ट रेट क्या बनाना है, जिससे इन्फ्लेशन भी टेम हो पाए। टैक्स रेवेन्यू रोबस्ट हुआ है। गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर को इतना भी कैपेसिटी नहीं है, हेल्ड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा डाइवेस्टमेंट जो था वो नहीं हो पाया। डिसइन्वेस्टमेंट भी जो सरकार को करना था वो टारगेटेड अचीव नहीं हुआ। सरकार इनकम के भी प्रिडिक्शंस होते हैं, जैसे मैं आपको क्यों बोलता हूँ, अभी इकोनॉमिक सर्वे, बहुत सारा इकोनॉमी में ना बहुत ज्यादा अभी अनसर्टेनिटी है। अब बहुत सारे नंबर्स याद कर लो, अगले दिन वो चेंज हो जाएंगे। सो दैट इज वाई इतना इन्वेस्ट नहीं करें टाइम। सरकार ने सोचा था हमें इधर से इतना पैसा आएगा, से डिसइन्वेस्टमेंट से इतना पैसा आएगा, नहीं आया। बीपीसीएल से हम इतनी कोशिश कर रहे हैं इसको सेल करने का, अभी तक नहीं हुआ। आईपीओ लाने की कोशिश थी, एलआईसी की, यूक्रेन क्राइसिस हो गया, अभी तक आईपीओ भी नहीं आया। सो अनसर्टेनिटीज हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, बट इन रोड ब्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में भी कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा उससे, और सारी इंडस्ट्रीज हैं बेनिफिट होंगी उससे। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। और क्राउड इन करना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एक और रेड फ्लैग क्या चल रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। एक और रेड फ्लैग क्या चल रहा है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, तो स्परिंग जॉब क्रिएशन, ये जो एक्लिज हील है फॉर अ वाइल नाउ इकोनॉमी का, इसको एड्रेस करना जरूरी है। ओके, तो दिस इज दैट। एक्लीज की ये स्टोरी थी कि ये बहुत स्ट्रांग था, इसका एक ही वीक पॉइंट था और वो था इसका हील। तो इसलिए बोला जाता है इकोनॉमी ऑल दो ठीक है, बट इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ये एक सीवियर हेडविंड्स है
जो टेक ऑफ इकोनॉमी को सीवियरली इम्पैक्ट कर सकती है। यूक्रेन पीस प्लान इज पॉसिबल। अब इस यूक्रेन को थोड़ा कम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इतनी सारी अनसर्टेनिटी है ना, अपन भी अगर एक स्टैंड लेते हैं, ऑल्दो वी आर फॉलोइंग ओनली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटमेंट्स, बट द पॉइंट इज इसको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा आप डिस्कशन नहीं करते हैं, बिकॉज अगेन देर इज नो ब्लैक एंड वाइट इन दिस एंटायर यूक्रेन रशिया इशू। फार रीचिंग वर्डिक्ट दैट एंड्स अ रिग्रेसिव एक्सेप्शन। और बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ कवर करने पर जो अपनी पोस्ट है वो एल्गोरिदम में पिक भी नहीं होती, बार बार उसमें सेंसिटिव मटेरियल पिक हो जाता है, ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है। तो दैट इज वाई लेट अस स्किप दिस यूक्रेन। बेसिक्स हमने कवर कर लिए हैं। इंडिया का स्टैंड क्लियर कट है, इंडिया फर्स्ट है हमारा स्टैंड, और लेट अस जस्ट फॉलो एमईए जो स्टेटमेंट्स दे रहा है। बाकी ये चीज़ हमारे अब कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं है इतना ज़्यादा एग्जाम सिलेबस एंड स्कोप ऑफ डिस्कशन में। जो बेसिक्स हैं लाइक यहाँ की ज्योग्राफी, यूरोप की, ब्लैक सी की, स्ट्रेट्स एंड वर्ल्ड वॉर 2 से लेसन्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ये सारा पिछले एक महीने में हमने कवर कर लिया। सो दिस इज मोर देन इनफ। फार रीचिंग वर्डिक्ट दैट एंड्स अ रेग्रेसिव एक्सेप्शन। यहाँ पे बात है मैराइटल रेप एक्सेप्शन। ये जो टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए, बिकॉज इसके बिहाफ में अगर एट्रोसिटीज हैं तो दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो कर्नाटका हाईकोर्ट का ये डिसीजन है। अभी तक क्या है, यहाँ जो एक्सेप्शंस मिले हुए हैं इन मैरिज, उसको अभी फिर से रिविजिट करने की यहाँ पे एट टाइम्स डिमांड आ रही है। सो दिस इज अगेन वन टॉपिक। इस टॉपिक को हम लिंक कर सकते हैं सोशोलॉजी से। सोशोलॉजी एंड देन लॉज जो हैं जीएस टू में जो लॉज हैं, रूल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, जीएस3 में भी हम इकोनॉमी एम्पावरमेंट इधर कनेक्ट कर सकते हैं। जीएस4 में ऑब्वियसली ये एक मुद्दा है एथिक्स का। सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लेइंग द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी गेम, अगेन सेम टॉक है। रशियन दिस फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया विजिट था, प्राइम मिनिस्टर का विजिट था। जियो पॉलिटिकल डिविडेंड्स क्या होंगे, बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं, लेट्स वेट। ये टॉपिक हाई एल्डिंग है बिकॉज ये स्टैटिक टॉपिक भी है और हमारे काम का भी है। ग्राउंड वाटर विजिबल, मेकिंग ग्राउंड वाटर विजिबल। एग्जिस्टिंग जो अप्रोच है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, जैसे कि रिवीजन क्लास में हमने देखा था अर्थ का वाटर है, वैसे तो अर्थ ब्लू प्लैनेट है। ब्लू प्लैनेट में मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन ओशियंस 96.5%। देन फ्रेश वाटर इज ओनली 2.5%, और ये फ्रेश वाटर है मोस्टली ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। 30.1% है ग्राउंड वाटर। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस आर्टिकल। ग्राउंड वाटर 30.1%। ये जो ग्राउंड वाटर में भी अंडरग्राउंड वाटर अलग होता है, सरफेस वाटर अलग होता है। ये ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर 1.2% है। ग्राउंड वाटर 30.1, सरफेस वाटर है 1.2%। ये सब फ्रेश वाटर है। सरफेस वाटर में फिर आ जाता है ऐसे, ग्राउंड में आइस है, परमाफ्रॉस्ट है, लेक्स है, स्वॉम्स है, सॉइल मॉइस्चर है, रिवर है, लिविंग थिंग्स। हमारी बॉडी में भी वाटर होता है। ह्यूमन बॉडी का अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज वाटर होता है? आंसर बायोलॉजी। ह्यूमन बॉडी में वाटर का इनटेक कितना होता है परसेंटेज? अभी जो हीट वेव का सवाल है उसमें भी क्या हमने देखा था, हाइड्रेटेड होना बहुत जरूरी है, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, फ्लूइड। सो ये चीज है फ्रेश वाटर का। ग्राउंड वाटर है अराउंड 30.1%। ग्राउंड वाटर दैट इज वाई सरफेस वाटर से थोड़ा ज्यादा रिलायबल माना जाता है, बिकॉज हम कभी भी डिग करके ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बार का जो वर्ल्ड वाटर डे था मार्च 22 को, थीम था मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। मतलब ग्राउंड वाटर इज नॉट विजिबल बट मेक इट विजिबल। प्राइमरी फोकस है ड्रॉ अटेंशन टू द रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इकोसिस्टम में, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन करने पर। ग्राउंड वाटर से क्या होता है, जो टेम्पररी वाटर शॉर्टेज है हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा है, यहाँ ना वैसे टेक्निकली पैडी कल्टीवेशन नहीं हो सकता, राइस, बिकॉज बहुत पानी चाहिए, बट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के कारण पंजाब में राइस कल्टीवेशन भी होने लग गया। सो शॉर्टेज जो होती है पानी की, एरिड, सेमी एरिड, इवन राजस्थान में भी है, ये ग्राउंड वाटर से रिकवर हो जाती है। बट ग्राउंड वाटर का ओवर्ट अगर हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर लेवल भी डिक्लाइन हो रहा है। ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो रही है। डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर इज इंक्रीजिंग। सीरियस इश्यूज हैं, स्टोर्ड ग्राउंड वाटर डिटीरियोरेशन हो रहा है क्वालिटी में। हाई टेम्परेचर एंड ड्रॉट थ्रेटन कर रहा है वाटर सिक्योरिटी को।
हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, ग्राउंड वाटर ज्यादा रिजाइलेंट माना जाता है, तो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन इज अवर वे फॉरवर्ड, की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन। अब यहाँ कुछ डेटा है, 89% ऑफ ग्राउंड वाटर है वो इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है, बाकी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज। दैट इज वाई जो इरिगेशन में हो रहा है 89%, वी आर ट्राइंग टू हैव क्रॉप्स जो लेस वाटर इंटेंसिव हो, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा में जो कल्चर है केवल व्हीट लगाना है, पैडी लगाना है, ये राइस इंटेंसिव क्रॉप्स है। इस क्रॉप का ऑल्टरनेटिव ढूंढना हमें जरूरी है जहाँ पे ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन कम हो। वरना यहाँ क्या हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पंजाब हरियाणा में हो रहा है ये जो सॉल्ट पैन बन रहे हैं, नमक नमक से ऐसे पूरी सॉइल जो होती है वो सॉल्टी हो जाती है, बंजर हो जाती है। सो दिस इज वन लॉस। एक्सट्रैक्शन वैल्यू दिया है, एक्चुअली ये पूरा आर्टिकल ही बहुत अच्छा है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इसमें ग्राउंड वाटर एंड वाटर रिलेटेड चैलेंजेस से। एक्सट्रैक्शन है वो भी एक इशू होता है, कई बार फ्लोराइड, आयरन, सैलिनिटी, नाइट्रेट, आर्सेनिक कंटेमिनेशन भी है। 2013 का सवाल था, आर्सेनिक कंटेमिनेशन आर मेजर प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। अब हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट है, ये हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। नाइट्रेट से एंथ्रोपोजेनिक, लोकल एक्शंस, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो जो वाटर लेवल है, क्वांटिटी भी ठीक करना है और क्वालिटी भी ठीक करना है। रेन वाटर, सरफेस वाटर, सॉइल वाटर, ग्राउंड वाटर सारे रिसोर्सेज हैं। एक्वीफर्स यूज करें हम, एक्वीफर्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज बेस बनाए हम, जैसे रूफ टॉप जो होता है, यहाँ पानी आ रहा है बारिश का, रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करो, सच टाइप ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। लोकल एरिया अप्रोच इस पे बहुत जरूरी होगा, बिकॉज ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है। कम्युनिटी अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं करना है और एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर को कंजर्व करना है, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो पूरा आर्टिकल यही बताया है, सोशो इकोलॉजिकल चेंज है, लुक एट द कीवर्ड सोशो इकोलॉजिकल चेंज है, जहां पे लोकलिज्म मैटर्स, इकोनॉमिक, लीगल, गवर्नेंस, इन सारी वेज में हमें वर्क करना है। विलेज लेवल पे वाटरशेड डेवलपमेंट पे हमें वर्क करना चाहिए। मेकिंग ग्राउंड वाटर विजिबल, वेरी गुड आर्टिकल। देन दिस इज अबाउट स्पेस जंक्स अ कॉज फॉर कंसर्न। कल ही हमने देखा था बहुत सारा जंक है जो अर्थ के स्पेशली लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। ये जंक से एक्सीडेंट्स भी हो सकता है, हमारी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट किसी जंक से टकरा जाए। स्पेस जंक इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो आईएसआरओ ने बताया है थ्रेट, आईएसआरओ का पीडीएफ शेयर करना है, मैं भूल गया था, इसी वीक में मैं उसको कर दूंगा। आईएसआरओ का जो है उसको एक प्रोजेक्ट है एंटी सैटेलाइट वेपन स्ट्राइक्स वगैरह, हम स्पेस जंक को क्लीन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें आईएसआरओ ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे कंबाइंड डिफरेंट स्पेस एजेंसीज का कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। तो सी स्पेस रेस बताया, स्पेस रेस मतलब एक टाइम था बहुत सारे स्पेस रॉकेट्स लॉन्चेस एटसेट्रा हुए, अब ये सब जंक बन गया है, डेब्री है, और ये डेब्री एक कॉज ऑफ कंसर्न है, थ्रेट है। कंट्री वाइज कंट्रीब्यूशन भी देखो तो सी यूएस का एंड रशिया यूएसएसआर का ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। राइज ऑफ डेब्री तेजी से बढ़ा है, कॉस्टली करेक्शंस उसको करने पड़ते हैं। अगर यहाँ से कोई आ रहा है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो वो इस रास्ते से हटने के लिए रॉकेट्स फायर करेगा, करेक्शन करना पड़ेगा पाथ में। अब यहाँ भी सेम वही चीज होगा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यूएस रशिया ने इररेस्पॉन्सिबली इतना सारा स्पेस लॉन्चेस किए और सी द परसेंटेज इनका डेब्री में, दिस इज ह्यूज। अब इंडिया का इतना कम है और हम इस डेब्री को क्लीन करने के लिए एक टैक्स लगाएं और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें सारी कंट्रीज में, तो वो रॉन्ग होगा। सबसे ज्यादा जो वहन है वो यूएस और रशिया को करना चाहिए इस कॉस्ट का, स्पेस डेब्री क्लीन अप कॉस्ट का। सो दिस इज जंक। एमओयू साइन हुए इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान, रामनाथ कोविंद साहब अभी गए हैं तुर्कमेनिस्तान, ये सारे यहाँ पे एमओयू साइन हुए। सेंट्रल एशिया इज इंपॉर्टेंट, और जब से यूक्रेन क्राइसिस हुआ है ये एंटायर सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के ऊपर, दिस इज इंपॉर्टेंट। केओस एंड कर्फ्यू श्रीलंका में है, रशियन प्रोटेस्ट, लोकल लीडर्स एब्डक्टेड एंड ट्रूस इन यमन। द चंडीगढ़ क्वेश्चन, चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी भी है, कैपिटल भी है पंजाब हरियाणा का, यहाँ पॉलिटिकल टसल अभी चल रहा है। दिस इज की टेक अवेज ऑफ अ यूएनईपी रिपोर्ट ऑन नॉइज पॉल्यूशन। नाउ दिस इज अगेन वन थिंग, नॉइज पॉल्यूशन जो होता है अक्सर हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। नॉइज पॉल्यूशन के बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर हेल्थ इंपैक्ट देखें तो नॉइज पॉल्यूशन से डिस्ट्रेस होता है। फ्रंटियर रिपोर्ट है, उसने बताया
अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ में आप हो तो डिस्ट्रेस होगा, सीवियर क्रॉनिक फिजिकल इम्पेयरमेंट होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, नाइट टाइम नॉइज़ से आपकी स्लीप इम्पैक्ट होगी। इन सब चीज़ों के लिए दैट इज़ वाई नॉइज़ पॉल्यूशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अक्सर हम नॉइज़ पॉल्यूशन को इग्नोर करते हैं। रेसिडेंशियल एरिया है, you are having your party, you are having your DJs, but what about others? Others are suffering because of your festivities. ये चीज प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशंस के थ्रू इम्प्लीमेंट कराना जरूरी है। इन्वॉल्व मेजरमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी, रेसिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल प्लेसेस, डे और नाइट में। कई बार स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ क्लियर लिखा रहता है नो हॉन्किंग, हॉर्न नहीं बजाना है, बट वहाँ ट्रैफिक हो रहा है एंड अनसेसेंटली वहाँ पे पीपल आर डूइंग दिस, नॉट गुड, नॉट एट ऑल राइट। इससे जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में दे कम अंडर डिस्ट्रेस। सो ये जो आर्टिकल है प्राइमरली वो है एक रिपोर्ट, यूएनईपी की रिपोर्ट है। एनवायरमेंटल चेंजेस, चैलेंजेस जो आते हैं नॉइज से, वाइल्ड फायर से, बायोलॉजिकल रिदम प्लांट्स की चेंज हो जाती है, एनिमल्स एंड इकोलॉजिकल साइकिल्स जो है वो इम्पैक्ट होती है। तो इस सब चीज़ों को बताया है। कुछ शहर हैं जो काफ़ी हाई रैंक में आए हैं नॉइज पॉल्यूशन पे, तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी। सो 61 डेसिबल रेंज से ज़्यादा मेजर किया गया है। रोड ट्रैफिक हुआ, इंडस्ट्री हुआ, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हुआ, ये फैक्टर्स हैं नॉइज पॉल्यूशन के एनवायरमेंटल नॉइज। सो ये जो लॉज ऑल दो हैं, बट इन लॉज का सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। नॉइज पॉल्यूशन। देन दिस इज एनएफसी टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टेंट पेमेंट्स। अभी यूपीआई है ना, इसमें एनएफसी इनेबल्ड पेमेंट फीचर आ रहा है। एनएफसी क्या क्या होगा, एनएफसी से क्या होगा, जैसे आपका फोन है और यहाँ एक गैजेट रखा हुआ है, जस्ट आपको फोन से टैप करना है और ट्रांजेक्शन हो जाएगा। एनएफसी जो टेक्नोलॉजी होती है इसका नाम होता है शॉर्ट रेंज होती है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। शॉर्ट रेंज होती है, वायरलेस कनेक्टिविटी होती है। एनएफसी जो डिवाइसेस होती है वो कम्युनिकेट करती है जब वो कांटेक्ट में आ रही हैं या बहुत क्लोज क्लोज वो आ रही हैं। तो इनेबल डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं, ट्रांसफर करती है इंफॉर्मेशन क्विकली इजीली विद अ सिंगल टच। बिल पे करना है, बिजनेस कार्ड है, कूपन है, शेयर अ डॉक्यूमेंट, सब आपका एक टैप से हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स होता है इसमें, और उससे कम्युनिकेशन कंडक्ट होता है बिटवीन टू डिवाइसेस। दोनों डिवाइसेस में एनएफसी चिप होना जरूरी है। और 2015 या 16 में ही एनएफसी का एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए तभी एनएफसी वर्क करता है। फिजिकल टच होना चाहिए या विद इन फ्यू सेंटीमीटर्स वो दोनों डिवाइसेस को लाना है, तब जाके डेटा ट्रांसफर होगा। तो दिस इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन टू डिवाइसेस। अब ये एनएफसी है, एनएफसी का वाइड एप्लीकेशन हो सकता है पेमेंट में, बैंकिंग कार्ड्स, कॉन्टेक्टलेस टिकट्स। अभी कोविड है तो कॉन्टेक्टलेस दिस कम्युनिकेशन इज अगेन प्रेफरेबल। गूगल पे अब यूपीआई अकाउंट्स में एनएफसी इनेबल्ड एंड्रॉइड स्मार्टफोन में भी लेके आ रहा है। एक चीज जैसे क्यूआर कोड भी होता है, क्यूआर कोड क्या होता है, आप स्कैन करो और उसमें पूरा डिटेल आ जाता है, बट एनएफसी उससे भी बेटर रहेगा। आप जस्ट टैप करो और आपका जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगी हुई है वहां से आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको अडॉप्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। ये फास्टर होगा यूपीआई क्यूआर कोड से, मोबाइल नंबर, इस तरीके से यूपीआई में अभी एनएफसी इनेबल्ड पेमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो गूगल पे ने लॉन्च किया है, और एक पाइन लैब्स है, ये पायोनियर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये दिस पेमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का बैक एंड पे। इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये अभी एनएफसी रिलेटेड यूपीआई पेमेंट इनेबल हुआ है। ये पीयर टू पीयर होता है, मतलब वन डिवाइस टू दिस डिवाइस, दिस इज पीयर टू पीयर, तो ये ज़्यादा सेफ होता है। मैकेनिज्म में डिस्टेंस इतनी कम होती है तो इसको इसको हैक करना अगेन डिफिकल्ट होता है। तो ये है एनएफसी, ह्यूमन एरर भी नहीं होता है, ऐसे करके इसके बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। कंपैरिजन टू अदर वायरलेस टेक्नोलॉजी में जैसे एक ब्लूटूथ आया था, ब्लूटूथ की भी बड़ी एक हिस्ट्री है। एक किंग होता था ब्लूटूथ, फिर इस टाइप से ब्लूटूथ, आई टेल यू ब्लूटूथ का मैं एक बार फिर से ब्लूटूथ भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली ये सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी में, कुछ कीवर्ड्स हैं। ब्लूटूथ हुआ, 5G हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, देन ऑगमेंटेड रियलिटी हुआ, वर्चुअल रियलिटी हुआ, मेटा हुआ। ये 8-10 कीवर्ड्स हैं, इसका मैं नोट्स शेयर करता हूँ, ये इनसे सवाल बनते हैं। मेटा, वीआर, एआर, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, ब्लूटूथ, अभी एनएफसी आ गया, एनएफसी लाइक दिस। सो ये एनएफसी है, एनएफसी अब यूपीआई में भी आ रहा है, दिस इज द न्यूज। देन दिस इज अबाउट
बिल गेट्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट गेन्स मोमेंटम। आर्टिकल किस में लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी है। एंगेजमेंट विद इंडो पैसिफिक गोज बैक सेवरल सेंचुरीज। रामनाथ कोविंद साहब ने कहा, तो दैट इज वाई बिम्स्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक हार्ट में है इंडो पैसिफिक रिलेशंस के, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। Then India and Mexico have different ways to arrive at some point on Russia. And this is first cases of infection from diabetes medication in India. ह्यूमिडिटी, अब मेघालय में बहुत बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? नाम बताइए। एक एरिया है मेघालय में, गारो खासी जैंतिया, ऐसे हिल्स हैं। यहाँ एक फनल टाइप बनता है, तो जो भी विंड्स आ रही है से द बे ऑफ बंगाल से, और यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल बहुत होता है। तो मेघालय में हाईएस्ट रेनफॉल वाला कौन सा शहर है, कौन सी प्लेस है? आंसर मेघालय। अब बिकॉज रेनफॉल है तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी होता है तो एट टाइम्स आप देखो फंगस लग जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी डैमेज होते हैं, तो ये एक डिफिकल्टी है। डीह्यूमिडिफायर यहाँ पे लगाने की बात है। देन दिस इज पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है और दिस इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। देन दिस इज तालिबान ऑर्डर बैन ऑन पॉपी कल्टीवेशन। गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल, ये दो वर्ड है। गोल्डन क्रेसेंट, तो तालिबान ऑर्डर दिस पॉपी कल्टीवेशन का बैन। आईपीसीसी की रिपोर्ट टॉक्स गोइंग डाउन टू द वायर। गोइंग डाउन टू द वायर, टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और इसके कारण जो इम्पैक्ट है वेदर फिनोमिनॉन में वो भी बदल रहा है। डिजास्टर्स ज्यादा फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं, स्पेशली साइक्लोन्स, इस बार का हीट वेव। तो आईपीसीसी रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। जो आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, एक बार आप बेसिक सारा देख लो, इकोलॉजी एटसेट्रा। इसके बाद एनवायरनमेंट इज मोर अबाउट करंट अफेयर्स। बहुत ज्यादा स्टैटिक में मत जाना, करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आईपीसीसी की रिपोर्ट हर 6 साल में आती है, अभी आई है जस्ट इस ड्यूरेशन में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट ने सेम स्टोरी है, 1.5 डिग्री तक कंटेन करो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल का, जो बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहा है। इंडिया ने अब यहाँ पे क्या किया था? ग्लासगो समिट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, 2070 तक हम नेट जीरो होने वाले हैं। और जो पंचामृत प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया था, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इंडिया में भी कोस्ट लाइन है, 7500 किलोमीटर की ऑलमोस्ट कोस्ट लाइन है, और ये हेविली पॉपुलेटेड है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा अगर यहाँ पे से आपको क्लाइमेट चेंज होगा, सी लेवल राइज होगा, तो इस एरिया में बहुत डिफिकल्टी आएगी, ये पूरे एरिया में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो ट्रांजिशन करना है हमें फॉसिल फ्यूल से क्लीन फ्यूल की तरफ, बट श्रीलंका की तरह भी नहीं करना है कि ओवरनाइट उन्होंने केमिकल को बैन कर दिया और केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज द वे फॉरवर्ड। सच एक्सट्रीम स्टेप से ऑब्वियसली डिजास्टर्स आते हैं, मैन मेड, जो इकोनॉमी डिजास्टर अभी श्रीलंका में। सो वी हैव टू फेज आउट फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, बट इट इज नॉट लाइक कि कल से ही हम पेट्रोल डीजल बैन कर दे, नो। हमें एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ बढ़ना है क्लीन एनर्जी। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज, ऑलराइट। सो ये सारे डिस्कशंस हैं और आज केवल 2 ही क्वेश्चन है, दिस नेचुरल डिजास्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.